अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। क्लास सेकंड की आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको आपका PA2 का जो सिलेबस है वो बता देते हैं, वो मार्क करा देते हैं। तो सबसे पहले आप कंटेंट ओपन कर लिए। यहाँ पर शुरुआत में ही जो आपका कंटेंट दिया है इसे ओपन कर लिए और इसमें देखिए आपका PA2 का सिलेबस क्या है। तो हमने जैसे आपको पिछली बार हाफ ईयरली तक पढ़ा दिया था, उसके बाद हमने यहाँ तक आपका 13 तक आपका ये हाफ ईयरली तक था। ठीक है, ये वाला आपका ये हाफ ईयरली तक था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका हाफ ईयरली तक था। उसके बाद जो आपका PA2 का टेस्ट होगा उसमें आपके 3 चैप्टर हैं बच्चों। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 14, ठीक है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16। देखिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चैप्टर नंबर 14 एक हो गया, फिर ये 15 हो गया और 16 हो गया। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपके 14 एक ये 14, एक ये 15 और एक ये 16। ये तीनों चैप्टर आपके किस में हैं? ये आपके PA2 में हैं। और आपने ये वाले चैप्टर्स आपने इससे पहले पार्ट 4 में करे थे। ये हम तीनों चैप्टर यानी 14, 15 और 16 तीनों ही हम किस में करेंगे? ये हमारा पार्ट नंबर 5 में होगा। ठीक है, ये हम किस में करेंगे? पार्ट नंबर 5 में करेंगे। तो हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लिख दिया है। तीनों ही चैप्टर आपको पार्ट नंबर 5 में ही करने हैं और हम जैसे करा रहे हैं वैसे ही करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ ए एंड द, यानी जो हमारा ए और एन और द का यूज़ होता है वो कैसे करते हैं, या हम दिस और दैट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 से, फिर उसके बाद इसे कंप्लीट करने के बाद 15 करेंगे, उसके बाद 16 करेंगे। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 24 ओपन कर लिए। चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 24 ओपन कर लिए स्टूडेंट सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 24। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपका पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 ओपन करने के बाद यहाँ देखिए हमारे चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। चैप्टर का नाम है हमारे प्रीपोजिशन और पार्ट कौन सा है? पार्ट हमें यहाँ पर लिखना होगा पार्ट नंबर 5। देखो बच्चों, मैंने जैसे कि बताया आपका ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये आपका पार्ट नंबर 5 है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है? यहाँ पर आपको लिख लेना है पार्ट नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने भी लिख रखा है, आपको भी यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लिख देना है। ठीक है, इसे पार्ट नंबर 5 लिख दिए और यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। तो वो डेट जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर, पार्ट नंबर 5 की वीडियो जिस दिन आएगी उस दिन की यहाँ डेट लिख दिएगा। चैप्टर 14, 15, 16 तीनों पर ही पार्ट 5 लिखना है हमें। चैप्टर 14 पर भी, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर हमारा है फिर चैप्टर नंबर 15, इस पर भी हमारा पार्ट 5 है। देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 5 हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? पार्ट हमारा ये 5 ही है। ऐसे ही फिर चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा, ये चैप्टर नंबर 16 जो है ये भी हमारा पार्ट 5 है। तो तीनों पर आपको पार्ट नंबर 5 लिख देना है। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पर तीनों पर ही पार्ट नंबर 5 लिख दिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 से। तो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर लिए। पेज नंबर 24 ओपन कर लिए। पेज नंबर 24 देखिए यहाँ पर, ये ओपन कर लिए यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 14। चैप्टर 14 का नाम है संबंध सूचक अव्यय। इसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश है हमारी तो इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? प्रीपोजिशन। यानी आज हम प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। क्या हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? आपने ये हो सकता है हिंदी में पढ़ा हो। हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, चलिए अब इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आइए डेफिनेशन पर इसकी ये लिखा। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय, या इसकी डेफिनेशन देखिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। ये कह रहे हैं प्रीपोजिशन क्या होता है? एक वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है, लिखा जाता है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका क्या रिलेशन है ये बताने के लिए। क्या? संबंध सूचक अव्यय यानी हमारा प्रीपोजिशन जो है वो जो है हमारा एक वर्ड, ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो कि हम नाउन या प्रोनाउन के साथ रखते हैं, उसके पीछे उसके साथ रखते हैं कि वो दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका रिश्ता क्या है ये बताने के लिए, या उसका उससे क्या रिलेशन है ये बताने के लिए। ठीक है, अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लिए। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका क्या संबंध यानी उसका रिलेशन, ठीक है, उसका संबंध किसी दूसरे अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट कराता है यानी कराता है, तो वो हमारे संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं, यानी हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं।
अब यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन इस प्रकार हैं, मतलब यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रीपोजिशंस हैं जो ये नीले नीले आपको वर्ड दिख रहे हैं बच्चों ब्लू कलर के, ये प्रीपोजिशंस हैं जो कि वर्ड यूज़ होते हैं ये वाले, जैसे इन है, इनटू है, ऑन है, अप ऑन है, अबव, ओवर, अंडर, बीनीथ, अमंग, टू, बाय, विद, फ्रॉम, बिहाइंड, आफ्टर, नियर, फॉर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो कि हम दो शब्द को आपस में जोड़ने के लिए, मतलब दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, उसमें संबंध बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ बुक इज़ ऑन द टेबल, मैंने क्या कहा, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक क्या हो गया हमारा, ये भी नाउन हो गया, टेबल क्या हो गया हमारा, ये भी नाउन हो गया। तो मैंने कहा बुक जो है टेबल पर है, तो देखो बुक और टेबल को मैंने एक साथ जोड़ दिया किस वर्ड से, ऑन की मदद से। तो ऑन क्या हुआ मेरा प्रीपोजिशन। इसी तरह से आगे हम एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ए, पिक आउट प्रीपोजिशन एंड राइट देम। क्या कह रहे हैं, प्रीपोजिशन जो है हमें निकालने हैं इसमें से और उसे लिख देना है यहाँ पर। तो ही लिव्स नियर मी, वो मेरे पास रहता है, तो वो कहाँ पर रहता है, वो और मैं, हम दोनों को किसने जोड़ा, नियर मतलब पास, वो मेरे पास रहता है, वो रहता है, मैं रहता हूँ अगर मैं कहूँ। ठीक है, वो मैं रहते हैं, तो ये वर्ड सही नहीं हो रहा है, मैं कहूँ वो मेरे पास रहता है, यानी वो मेरे पास रहता है, उससे इससे पता चल रहा है कि मेरा घर जहाँ है वहाँ पर उसका घर है, यानी हम दोनों के बीच में रिलेशन पता चल रहा है। तो इससे किससे पता चला, नियर, नियर से तो पता चला। तो ये क्या हो गया, नियर, NEAR, नियर मतलब पास यानी करीब। आई केम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से आया, मैं किससे आया, ट्रेन से आया। अब मैं आया, ट्रेन से आया, हम दोनों वर्ड को किसने जोड़ा, आई और ट्रेन। आई जो है देखो नाउन है और ट्रेन भी एक नाउन है। अब आई और ट्रेन को हमने एक वर्ड से जोड़ा जो है यहाँ पर बाई। के मतलब तो आना, इसका मतलब तो अलग मीनिंग निकल रहा है। बाय इसका मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा है, मैं ट्रेन से आया, बस हम दोनों दो नाउन को, एक यहाँ नाउन है एक यहाँ नाउन है, इन दोनों को जोड़ दिया इसने बाई। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ऐसे ही मैं अब जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। पहले तीसरे में देखिए यहाँ पर गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, कहाँ से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ। ठीक है, आउट, क्लास से बाहर जाओ, कहाँ जाओ, बाहर जाओ, तो ये क्या हो गया, आउट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आउट। इसी तरह से हमारा क्या है, दे कम फ्रॉम मुंबई, क्या, वो मुंबई से आया, क्या, वो मुंबई से आया। क्या कह रहे हैं ये, वो मुंबई से आया, दे कम फ्रॉम मुंबई, कहाँ से आया, मुंबई से आया। तो से जो वर्ड है उसने दे को और मुंबई को आपस में जोड़ दिया। देखो यहाँ पर जो है दे हमारा एक नाउन है, फ्रॉम हमारा मतलब प्रोनाउन है, मुंबई क्या है हमारा नाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन को जोड़ दिया इसने, प्रोनाउन नाउन को जोड़ा है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ा है, नाउन नाउन को जोड़ा है, या प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ा है। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर फ्रॉम ने जोड़ा है तो यहाँ पर फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये क्या हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया। और इस वाले में हमारा थर्ड जो है यहाँ पर आउट हटा के ऑफ कर दिए, हमारी मिस्टेक हो गई है एक। ऑफ हमारा जोड़ रहा है ना, बाहर जाना है, किसे जाना है, किसी को हम कह रहे हैं क्लास से बाहर जाओ, कहाँ से कहाँ पर जाने के कह रहे हैं, किसको किसकी मदद से कह रहे हैं, क्लास से बाहर जाओ, ऑफ द क्लास, क्लास से। ठीक है, बाहर जाओ क्लास से, तो बाहर और क्लास को मैंने दो जगह को आपस में जोड़ा, तो मैंने किसकी मदद से जोड़ा, ऑफ की मदद से, तो यहाँ पर ऑफ कर दिए। फिफ्थ है रीना इज़ बिटवीन रीता एंड गीता, रीना जो है वो किसके बीच में है, रीता और गीता। तो किसके बीच में है, बीच में, तो बीच में है रीना, उसकी पोजीशन पता चल रही है, उसके रिलेशन पता चल रहा है कि रीता और गीता के कहाँ पर है, वो बीच में, तो इसका हो गया बिटवीन। फिर है रवि इज़ राइटिंग विद अ पेन, रवि जो है किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है। रवि और पेन दोनों ही अलग अलग नाउन है और हमने रवि और पेन को किससे जोड़ा, विद से जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हो गया, विद। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, विद लिख देंगे। ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं जो हमने इसके अंदर से सेलेक्ट करके, इसके अंदर से निकाल के पिक आउट करके हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सब आप लिखने के बाद आ जाइए अगली एक्सरसाइज पर, बी पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। अब अपने आप यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ये कह रहे हैं द डॉग रन्स डैश कैट, डॉग कहाँ भागता है, कैट के लिए, कैट के लिए, बिल्ली के लिए भागता है, बिल्ली को पकड़ने के लिए तो भागता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं द डॉग्स रन्स आफ्टर कैट, कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे भागता है, बिल्ली के पीछे भागता है। ठीक है, बिल्ली के पीछे भागता है। या फॉर कैट, बिल्ली के लिए भागता है, बिल्ली के लिए तो भागता है। ठीक है, या बिल्ली के लिए भागा, हम ऐसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर आ गया। आई प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेला, तो विद तो आएगा यहाँ पर, तुम्हारे साथ। माई स्कूल इज़ द मॉस्क, माई स्कूल इज़ नियर द मॉस्क, मेरा स्कूल मस्जिद के करीब है। मॉस्क मतलब मस्जिद, नियर मतलब करीब। फोर्थ है द स्काई इज़ अबव आवर हेड, जो स्काई है, आसमान है, वो हमारे हेड के ऊपर है। अबव मतलब ऊपर। ठीक है, अबव मतलब ऊपर, ऊंचाई पर, हमारे सर के ऊंचाई पर है, ऊपर। अगर मैं कोई नीची वाली चीज़ की बात करूँ तो मैं कहूँगा ओवर। ठीक है,
ओवर, और अगर मैं ऊंचाई पर बात करूँ तो अबव, अबव, ऊपर, ऑन, ये सब हमारे ऊपर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है फिफ्थ, द ट्रेन गोज़ अपॉन द ब्रिज। ट्रेन कहाँ पर जा रही है बच्चों? ब्रिज पर जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? अपॉन मतलब उस पर से, ऊपर से। ट्रेन जो है ब्रिज के ऊपर से जा रही है, तो अपॉन वर्ड यूज़ होता है ऊपर, ठीक है। पर से, ब्रिज पर से जा रही है, तो पर से का मतलब आता है इस, ब्रिज पर से होकर। यहाँ पर आपके सारे मीनिंग दिए हैं इस पेज पर। 6 है, 2 बॉयज़ आर हाइडिंग इन द ट्रक्स। 2 बच्चे छुप रहे थे कहाँ पर? ट्रक में छुपेंगे, ट्रक पर छुपेंगे, ट्रक के नीचे छुपेंगे, तो हम क्या करेंगे? ट्रक में, यानी इन द ट्रक, तो यहाँ पर क्या होगा? इन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस। अब ये कह रहे हैं इसमें से रॉन्ग प्रीपोजिशन हमें जो है हर सेंटेंस में बताना है, जो गलत प्रीपोजिशन है। क्या? जो गलत है। तो ये बताइए इसमें से, ही किल्ड अ लॉइन फ्रॉम अ गन, ये बताइए उसने, ये कह रहे हैं उसने लॉइन को मारा, गन से मारा, फ्रॉम अ गन, गन से मारा, या फ्रॉम। देखिए यहाँ पर हमने सही वाले लगा दिए हैं, तो हमें इनकरेक्ट बताने हैं, जो कि हमारे रॉन्ग प्रीपोजिशन है। तो हम इसे दोबारा रब कर देते हैं, दोबारा करते हैं। इसमें क्या करना है? देखिए इसमें हमें बताना है कि जो रॉन्ग प्रीपोजिशन है, जो गलत हैं, वो बताइए इसमें। तो मैं कहूँ विद अ गन या फ्रॉम अ गन, गन से मारा या विद अ गन, गन से मारा, तो दोनों का मीनिंग से निकलता है। विद का मतलब के साथ मारा भी होता है, के साथ, ठीक है। विद का मतलब क्या होता है? के साथ भी होता है और से भी होता है। फ्रॉम का मतलब से होता है या अलग होना, ठीक है, अलग होना। इसका इससे अलग होना, मतलब हम दो चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। इसमें ऐसे ही, द स्वेट्स आर मेड ऑफ मिल्क, हम ये कह रहे हैं जो स्वेट है हमारी वो किससे बनती है? फ्रॉम, ये अलग के लिए यूज़ होता है। दो चीज़ों को मैं कहता हूँ ना, मैं कहूँ आई एम या ही इज़ कमिंग फ्रॉम, वो वहाँ से आ रहा है, मतलब मैं दो जगह को, अलग अलग जगह को जब मैं आपस में जोड़ता हूँ तब हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ये गलत है यहाँ पर, ये वाला गलत है। ऐसे यहाँ पर एट गलत है, यहाँ पर ऐसे हमारा यहाँ पर ऑन गलत है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओवर गलत है और यहाँ पर ऑन गलत है। ये जो मैंने गलत वाले हैं वो लगाए हैं क्योंकि इन्होंने रॉन्ग प्रीपोजिशन पूछे, रॉन्ग वाले जो गलत वाले हैं वो पूछे हैं। तो यहाँ फ्रॉम गलत है, यहाँ फ्रॉम गलत है, यहाँ ऐड गलत है, यहाँ पर ऑन गलत है, और यहाँ पर ओवर गलत है, और यहाँ पर ऑन गलत है। ये हमारे सारे हो गए, आप भी इसे टिक कर लिए और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रीपोजिशन होने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 ओपन होता है। चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करिए यहाँ पर अब जल्दी से। और यहाँ पर हमें करना क्या है? यूज़ ऑफ ए एंड द, ए एंड द का इस्तेमाल करना है। तो पार्ट नंबर 5 यहाँ पर लिखना है हमें, यहाँ पर भी हमें पार्ट नंबर 5 लिखना है, ये भी हमारा पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहले ये समझिए ए एंड द कहाँ पर इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर कॉन्सोनेंट आते हैं, जैसे ए छोड़कर, देखिए वॉवेल क्या होते हैं? वॉवेल क्या होते हैं? ए बी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सब हमारे वॉवेल होते हैं। इन सब को छोड़ के जितने भी हमारे ए बी सी डी में हमारे जितने भी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी होते हैं, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखो मैंने इसमें ए ई आई ओ यू नहीं बोला, यानी इन्हें छोड़कर जितने भी हमारे 25 अल्फ़ाबेट होते हैं, वो 21 अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट, जो शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे होते हैं या उसकी आवाज़ निकाल रहे होते हैं, उसके पीछे हम ए लिखते हैं। और जितने भी वॉवेल होते हैं, वॉवेल से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, अर्थ हमारे सेंटेंस होते हैं, उसके लिए हम एन लिखते हैं, ठीक है। और दा कब यूज़ करते हैं? वो किसी खास चीज़ के लिए। चलिए अब सबसे पहले आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, एक्सरसाइज करेंगे 1 बाय 1 तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एक गाय। अब यहाँ पर मैं एक गाय को एन काउ लिखूंगा या आ काउ लिखूंगा, तो गाय तो हम काउ कहते हैं। तो देखो सी ओ डब्ल्यू काउ, अब सी क्या है? मेरा वॉवेल नहीं है, तो इसके लिए मैं ये कॉन्सोनेंट हो गया। जो वॉवेल नहीं होते हैं बाकी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखो इसका जो काउ लिखा है, इसका पहला वर्ड, हमारा पहला अल्फ़ाबेट जो है, पहला ए बी सी डी में से जो हमारा पहला लेटर है वो सी है, यानी कॉन्सोनेंट है हमारा। क्या नहीं है? ये वॉवेल नहीं है। तो ये वॉवेल नहीं है। वॉवेल क्या होते हैं बच्चों? वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू। अगर मेरा इन पांचों में से कोई सा भी वर्ड इसका पहला वर्ड होता तो मैं यहाँ पर ए की जगह एन लिखता। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मगर अगर वॉवेल हो तो एन लिखते हैं और अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक गाय यानी आ काव, दूसरा है एक हवाई जहाज़ यानी एन एरोप्लेन। अब देखो मैंने एक को यहाँ पर पहले लिखा आ और यहाँ ही लिख रहा हूँ एन। क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर एन? दोनों का मतलब एक ही होता है। एन का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा वॉवेल से शुरू हो। अब देखो बच्चों ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई सा भी वर्ड आ रहा है इसमें शुरू में? हाँ देखिए इस वाले वर्ड का, एरोप्लेन का सबसे पहला वर्ड ए है हमारा, यानी वॉवेल है। तो जब भी शुरू में हमारा
अल्फ़ाबेट वॉविल हो, इस वर्ड का अल्फ़ाबेट हमारा वॉविल है, तो इसके लिए हम ए हटाकर एन लिखते हैं। एन यानी एक एरोप्लेन। एक एरोप्लेन में हिंदी में तो एक हवाई जहाज़ ही कहूँगा, मगर इंग्लिश में जब लिखूँगा तो एरोप्लेन नहीं लिखूँगा, एन एरोप्लेन लिखूँगा। क्यों? क्योंकि पहला इसका अल्फ़ाबेट हमारा ये वॉविल है, ये वाला हमारा वॉविल है अल्फ़ाबेट। आपको ये सब नहीं करना है, बस आपको एन एरोप्लेन लिख लेना है। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड देखिए यहाँ पर, एक शत्रु, शत्रु कहते हैं एनिमी यानी दुश्मन। तो एनिमी का देखिए ई आ रहा है, यानी ये भी वॉविल है, तो इसका पहला अल्फ़ाबेट वॉविल है, यानी हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन। फिर एक मुर्गा, मुर्गा होता है हमारा हैन। अब देखो हैन हमारा, इसमें ए नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, आई नहीं आ रहा, यू नहीं आ रहा, ओ नहीं आ रहा, यू नहीं आ रहा। आप कह रहे होंगे सर ई तो आ रहा है, तो ई हमें यहाँ नहीं देखना होता है। इस वर्ड के जो भी वर्ड है जिससे पहले हमें एक लिखना है, ए का मीनिंग लिखना है या एन का मीनिंग लिखना है, उससे पहला वर्ड अल्फ़ाबेट देखते हैं हम कि ये वॉविल है या कॉन्सोनेंट है। तो देखो बच्चों ये कॉन्सोनेंट है, वॉविल नहीं है। वॉविल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। इन पाँचों को छोड़कर कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन पाँचों को छोड़कर दूसरी चीज़ें हैं, यानी एच है, जे है, के है, कुछ भी है अगर यानी कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए हम ए यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा। अब यहाँ पर है आ बॉय यानी एक लड़का। अब लड़का हमारा बॉय होता है, यानी बी हमारा वॉविल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। ऐसी संतरा, संतरा क्या होता है? एक संतरा। अब मैं लिखूंगा ऑरेंज, ऑरेंज अब एक लिखूंगा तो आ ऑरेंज नहीं लिखूंगा, ए ऑरेंज नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर एन ऑरेंज लिखूंगा। क्यों? ऑरेंज हमारा वॉविल से शुरू हो रहा है, यानी ओ से शुरू हो रहा है। ओ हमारा वॉविल होता है, तो वॉविल से शुरू हुआ ये वाला लफ्ज़, ये वाला वर्ड हमारा वॉविल से शुरू हुआ, तो हमने इसके लिए एन लिखा शुरू में। ठीक है, तो ये आप जल्दी से देख कर लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब इसे आपको हिंदी में लिखना है। ये लिखा है एन अंकल यानी एक चाचा, चाची तो होते हैं अंकल। या आ बेयर, आ बेयर मतलब एक भालू, एक भालू। ठीक है। आ टाइगर एक शेर। एन आर मतलब एक हाथ, आर मतलब हम हाथ को भी कहते हैं और हम हथियार को भी कहते हैं, तो आर मतलब एक हाथ। फिर है यहाँ पर एन ऑरेंज यानी एक संतरा। आ हैंड मतलब एक हाथ। तो ये तो कुछ नहीं है, बस आपको मीनिंग लिखने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आया हमारा ए एन का, तो हमने इस्तेमाल देख लिया। अब आया हमारा दा का, यूज़ ऑफ दा का वर्ड कब होता है? द सन, द मून, द गंगा, द हिमालय, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ताजमहल, द गीता, द इंडियंस। अब देखिए सबके पीछे दा क्यों लगा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा है सब संसार के अद्वितीय नाउन से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। यानी हम सिंपल बात करें, जो संसार में, जो हमारे यूनिवर्स में, जो हमारे दुनिया में जितनी भी खास चीज़ें हैं बच्चों, जितनी भी खास चीज़ें हैं, ठीक है, उसके लिए हम जो है दा का वर्ड लिखते हैं। उसके लिए ए और दा का वर्ड नहीं लिखते हैं। अगर मैं अपने खुदा की बात करूं, हम खुदा को गॉड कहते हैं, अपने भगवान को गॉड कहते हैं, तो आ गॉड नहीं कहेंगे, एक गॉड नहीं, एन गॉड नहीं, हम कहेंगे दा गॉड। ठीक है, बहुत बड़ी विशाल चीज़ के लिए, या बहुत ताकतवर चीज़ के लिए, या बहुत पावरफुल चीज़ के लिए, या ऐसी चीज़ जो बहुत ख़ास हो, उसके लिए हम ए नहीं यूज़ करते, दा नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम लिखते हैं दा। सॉरी, आ नहीं लिखते, एन नहीं लिखते, दा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है संसार पूरा, ये हम अब ये हिंदी में नहीं बताएंगे, हमने यहाँ पर सिंपल बता दिया है। ठीक है, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, या कुछ भी ऐसे नाम है, या मतलब रिलीजियस नाम है, ठीक है, इन सब के लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 28 ओपन कर लिए बच्चों जल्दी से। यहाँ पर पेज नंबर 28 देखिए हमने ओपन कर लिया। ये एक्सरसाइज करनी है हमें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में बताना है हमें। पहले लिखा है आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं? आकाश क्या होता है हमारा? आसमान यानी बादल यानी स्काई। ठीक है, स्काई नहीं, स्काई तो क्लाउड होता है, आसमान। ठीक है, आकाश होता है हमारा स्काई। तो स्काई देखो एक खास चीज़ हो गई, जो कि हमेशा सब कोई जानता है उसे, उसके जैसा कुछ नहीं है, वो एक अनोखी चीज़ है, तो उसके लिए हम लिखेंगे द स्काई। ऐसी सब में हम यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी, हमारी अर्थ जो है वो भी एक ही है, उसके जैसा कुछ नहीं है, वो एक खास चीज़ हो गई, तो ये क्या हो गया? द अर्थ। ऐसे यहाँ पर यमुना, यमुना हमारी एक नदी है, द यमुना। फिर ऐसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी होती है हमारी, बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल, खाड़ी कहते हैं जो हमारी दलदल होती है। ठीक है, तो द बे ऑफ बंगाल। ऐसे अंग्रेज़, द ब्रिटिशर्स। फिर लाल किला यानी द रेड फोर्ट। उसके बाद सबसे अच्छा यानी द बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे अच्छा, और द हमने इसके साथ यूज़ करते हैं, मैंने बताया जैसे। सिंह मतलब शेर यानी द लॉयन। ठीक है, अब ये सारे हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसे आपको हिंदी में लिखना है। तो द एल्प्स, एल्प्स कहते हैं पर्वत, ये एक पहाड़ है, एल्प्स नाम का पर्वत है, पहाड़ है, तो यहाँ पर लिखा हमने आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत यानी आल्प्स पहाड़। आल्प्स को हिंदी में भी आल्प्स ही लिखते हैं, ये एक पहाड़ का नाम है। द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, जो फ्रेंच के लैंग्वेज, फ्रांस वाले हैं, जो फ्रांस वाले हैं, फ्रांस में रहने वाले, उसे हम कहते हैं फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। तीसरा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को तो हम ऐसे ही लिखते हैं द कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार। कुरान को कुरान लिख दिया हमने।
द हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, तो ऊंचा हो गया। द पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ओशियन मतलब महासागर, जो हमारा समुंदर होता है हम उसे कहते हैं सागर, और ओशियन मतलब उससे भी बड़ा सागर यानी महासागर। तो पैसिफिक हम कहते हैं प्रशांत, प्रशांत महासागर। द बॉय मतलब लड़का, द कावेरी मतलब कावेरी है नदी का नाम, तो इसका मतलब है कावेरी, हिंदी में ही ऐसे लिखते हैं। तो ये सारे मैंने जो लिखे हैं आपको ऐसे ही लिख लेना है। फिर इसकी अगली एक्सरसाइज देखिए बच्चों, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग आर्टिकल द वेयर नेसेसरी। ये कह रहे हैं अब इन सेंटेंस को दोबारा लिखिए और वहाँ पर आर्टिकल हमारा जो द है उसे यूज़ करिए जहाँ पर अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पर लिखा है पहला, आई सॉ अ मैन वॉज ऑन अ बाइसिकल। ये कह रहे हैं मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी जो है बाइसिकल, एक आदमी बाइसिकल पे था। तो मैंने एक आदमी को, मैं कहूँगा मैंने एक आदमी को देखा, एक आदमी बाइसिकल, एक आदमी साइकिल पर था। तो ये सेंटेंस सही नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप सही करके लिखेंगे आई सॉ अ मैन फुल स्टॉप द मैन वॉज ऑन अ बाइसिकल। मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी साइकिल पर था। तो अब सही है ना मीनिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द, आ हटा के यहाँ पर हमने द कर दिया। ऐसे यहाँ पर है सन मून एंड स्टार शाइन्स इन स्काई, सूरज चांद सितारे सब किस में चमकते हैं, आसमान में चमकते हैं। तो अब देखो सूरज चांद सितारे ये हमारी खास चीज़ें हैं जो कि हमारी एक है, अनोखी चीज़ है, तो इसकी तरह और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे द सन कॉमा द स्टार द मून एंड द स्टार शाइन्स इन स्काई। ठीक है, शाइन इन स्काई, ये हमारा द आएगा तीनों के पहले। थर्ड है द ताजमहल वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ यमुना। मैंने बताया कोई ख़ास इमारत का नाम है, कोई ख़ास राजा का नाम है, कोई ख़ास जगह का नाम है, या कोई ख़ास नंबर का नाम है। ठीक है, ऐसी जगह पर हम द यूज़ करते हैं। तो ताजमहल हमारी एक ख़ास इमारत है, ख़ास हम ये कह सकते हैं ख़ास एक जो है जगह है या एक इमारत है, जैसे हम मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो ये क्या लिखेंगे हम, द ताजमहल वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। द ताजमहल होगा, ताजमहल नहीं, द ताजमहल। ठीक है, चलिए ये सारे आप कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 16 है, ये भी हमारा पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पर भी आप पार्ट नंबर 5 जल्दी से लिख दिए। और यहाँ पर क्या करना होता है, आपको हर बार की तरह डेट लिखनी होती है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, दिस और दैट का इस्तेमाल करना है। देखो दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब वो। ठीक है, अगर मैं कहूँगा वो लड़का है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ आ बॉय। मैं कहूँगा ये लड़का है तो हम कहेंगे दिस इज़ आ बॉय। दिस मतलब ये, दैट मतलब वो, ये और वो वह का प्रयोग। ठीक है, अगर मैं कहूँगा वो खाना है तो मैं कहूँगा दैट इज़ आ फूड, या दैट इज़ फूड। मैं कहूँगा ये खाना है, ये पानी है, तो हम कहेंगे दिस इज़ वाटर। मैं कहूँगा वो पानी है तो आप कहेंगे दैट इज़ वाटर। दैट मतलब वो, दिस मतलब ये। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसके बारे में देखिए, ये एक झंडा है, दिस इज़ अ फ्लैग। वह एक खिलौना है, दैट इज़ अ टॉय। वह मतलब दैट, इज़ अ टॉय मतलब खिलौना है। ये एक कुत्ता है, दिस इज़ अ डॉग। वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब आदमी, मैन। दैट इज़ एन ओल्ड मैन। अब देखो बच्चों, दैट इज़ आ नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, दैट इज़ आ ओल्ड मैन नहीं लिखा मैंने, एन ओल्ड मैन लिखा। एन क्यों लिखा मैंने बताया था, एन जब लिखते हैं जब हमारा वॉवेल से हो। ये वाला, इसका अगला वाला हमारा वॉवेल से शुरू हो रहा है, ये वाला हमारा वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल है ये। तो ये वाला ओ हमारा वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ पर आ हटा के एन लिखा। हर जगह देखो ए लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, मगर यहाँ पर जो है कहीं भी वॉवेल से शुरू नहीं था। एफ वॉवेल नहीं है, टी वॉवेल नहीं है, डी वॉवेल नहीं है, यहाँ पर ओ वॉवेल है, इसलिए हमने एन लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल्दी से अगले पेज पर आ जाइए, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में देखिए बच्चों, एक्सरसाइज है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसे हमने इंग्लिश में लिखना है। पहला लिखा है ये एक घड़ी है, ये में हम क्या लिखते हैं, पहले आप यहाँ मत देखिए और अपने आप सोचिए। यहाँ पर ये का मतलब क्या होता है, दिस, एक मतलब आ, घड़ी मतलब वॉच या हमारी क्या होती है, क्लॉक। तो हम लिखेंगे ये एक घड़ी है, यानी दिस इज़ आ वॉच, दिस इज़ आ वॉच। मैं लिखूँगा वह एक चाकू है, वह मतलब दैट, तो दैट इज़ आ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। मैं कहूँगा ये एक बैल है, बैल किसे कहते हैं हम, सांड को यानी बुल को। तो दिस इज़ आ बुल, ये एक बुल है, यानी दिस इज़ आ बुल। वह एक हार है, वह मतलब वो, यानी दैट इज़ आ नेकलेस। नेकलेस होता है ना, नेकलेस जो होता है हमारा, नेकलेस यानी हार। यहाँ पर लिखें देखो, चाकू यानी नाइफ, हार मतलब नेकलेस, घड़ी मतलब वॉच। अब अगले पेज पर आइए, ये हमने कर लिया। अगले एक्सरसाइज पर बी पर ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब इसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पहला है दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है, यानी ये एक संतरा है। ठीक है, ये एक संतरा है। फिर दैट इज़ अ बेल, दैट मतलब वो एक घंटी है, बेल मतलब घंटी। ठीक है, फिर है तीसरा दिस इज़ अ बोट, ये एक नाव है,
ये एक नाव है। हमने नाव पे यहाँ पर चंदा लगा दिया है, ये चंदा नहीं लगेगा इसमें, चांद नहीं बनता है, ठीक है, ये वाली मात्रा नहीं लगती इसमें, तो बस आप ऐसे लिख दिए, ये हमारा नाव हो गया, ठीक है, नाव, ये एक नाव है। उसके बाद दैट इज़ अ बकेट, दैट मतलब वो एक बाल्टी है, बकेट मतलब बाल्टी, ये हमने कर लिया बच्चों। अब अगली पेज पर आइए, जब हमें नहीं करना होता, मैं कह रहा हूँ, अभी हम कह रहे हैं वो है, ये है, वो है, ये एक कुत्ता है, वो एक कुत्ता है, ये एक घड़ी है, वो एक घड़ी है। अब अगर हम कहें वो घड़ी नहीं है, ठीक है, ये एक पंछी नहीं है, वह एक दवात नहीं है, वो एक बुक नहीं है, ये पानी नहीं है, वो पानी नहीं है, तो अब नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं हम कहते हैं नॉट। तो मैं कह रहा हूँ ये एक पक्षी नहीं है, यानी ये एक चिड़िया नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट आ बर्ड, ये एक चिड़िया नहीं है, नॉट आ बर्ड। मैं कहूँगा वह एक दवात नहीं है, दवात कहते हैं इंक पॉट, तो हम कहेंगे दिस नहीं कहेंगे, क्योंकि अब वह है, वह मतलब दैट इज़ नॉट अ इंक पॉट, ठीक है। अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब इसके एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 31 देखिए बच्चों। अब पेज नंबर 31 खोलिए, पेज नंबर 31 पर शुरू में देखिए एक्सरसाइज ए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फिर एक्सरसाइज बी है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी इसे हमें इंग्लिश में लिखना है, इस वाले को हिंदी में लिखना है। पहले इसे करते हैं। पहला है ये एक गुलबहार है, नहीं है। गुलबहार कहते हैं बच्चों फूल को, एक फूल का नाम है डेजी, एक फूल का नाम है डेजी, जिसका मतलब होता है गुलबहार। जैसे हम रोज़ को कहते हैं गुलाब, वैसे ही डेज़ी को कहते हैं गुलबहार, ठीक है। ऐसे हमारा मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल, ठीक है। सनफ्लावर होता है हमारा सूरजमुखी, अलग अलग नाम होते हैं ना। लोटस होता है हमारा कमल का, ठीक है, कमल का फूल। तो अब इसे हमें ट्रांसलेट करना है, यानी इंग्लिश में लिखना है। तो ये कह रहे हैं ये एक गुलबहार नहीं है, नहीं है मतलब नॉट, तो हम लिखेंगे ये मतलब दिस इज़ नॉट अ डेज़ी, ये एक डेज़ी नहीं है, ये एक गुलबहार नहीं है। मैं कहूँगा वह एक कंघा नहीं है, कंघा मतलब कॉम्ब जो होता है हमारा, जिससे हम बाल साफ सही करते हैं अपने, ठीक है, बाल काटते हैं जिससे हम, तो वह मतलब दैट, नहीं मतलब नॉट, तो मैं कहूँगा दैट इज़ नॉट अ कॉम्ब, COMB कॉम्ब लिखा है ये, दैट इज़ नॉट अ कॉम्ब। फिर अगला ऐसे ही है हमारा, वह एक दीवार घड़ी नहीं है। दीवार घड़ी हम कहते हैं क्लॉक, हाथ वाली होती है उसे हम कहते हैं वॉच, दीवार वाली जो होती है दीवार पे जो लगती है उसे हम कहते हैं क्लॉक, तो हम लिखेंगे दैट इज़ नॉट अ क्लॉक। फिर लिखेंगे वह एक अलमारी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज़ नॉट अ अलमीरा, अलमारी को इंग्लिश में कहते हैं अलमीरा। फिर अब अगला आया हमारा यहाँ पर बी है एक्सरसाइज बच्चों, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दिस इज़ नॉट अ डेस्क, ये एक डेस्क नहीं है। फिर यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ नॉट एन आउल, ये एक आउल नहीं है, यानी उल्लू नहीं है, तो हम लिखेंगे ये एक उल्लू नहीं है। फिर हमारा दैट इज़ नॉट अ रूम, सॉरी दिस इज़ नॉट अ रूम, दिस मतलब ये, तो ये एक कमरा नहीं है। फिर चौथा है हमारा दिस इज़ नॉट अ फ्रूट, यानी ये एक फल नहीं है। अब ये मैंने सारे कर रखे हैं, आप भी इसे कंप्लीट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 32 पर, पेज नंबर 32 पर इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पर देखिए पीछे आइए, यहाँ पर इन्होंने कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं मतलब सवाल वाले। जब सवाल हम पूछते हैं ना बच्चों, तो अगर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ ग्लव, ये ग्लव्स है, तो जब मैं इज़ आर वॉट ये जो है हमारे पहले आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ अ ग्लव्स, ये दस्ताने हैं, तो अगर मैं पूछ रहा हूँ क्या ये दस्ताने हैं, तो आप जो है दिस इज़ अ ग्लव लिखने की जगह आप लिख देंगे इज़ दिस अ ग्लव, ठीक है, क्या ये दस्ताने हैं। तो इस तरह से हमारे आगे पीछे हो जाते हैं। हमारा जो पहला शब्द होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो, ठीक है, आगे पीछे हो जाता है। तो सवाल पूछना, इंटेरोगेटिव मतलब सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पर 2 एक्सरसाइज हैं, इसे करेंगे समझ में आ जाएगा। ये है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला देखिए हमारा क्या है, क्या ये एक पुस्तक है, क्या ये एक पुस्तक है। तो मैं पहले कहता हूँ ये एक पुस्तक है, तो हम लिखते हैं दिस इज़ अ बुक। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये पुस्तक है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ बुक की जगह लिखेंगे इज़ दिस अ बुक, क्या ये पुस्तक है, ठीक है, इज़ दिस अ बुक, क्या ये पुस्तक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही क्या वह क्या है, वो क्या है, यानी तो हम कहेंगे व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, दैट मतलब वो, इज़ मतलब है, व्हाट मतलब क्या, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। फिर क्या वह एक आइसक्रीम है, क्या वह एक आइसक्रीम है, तो हम कहेंगे इज़ दैट अ आइसक्रीम, क्या वह एक आइसक्रीम है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए सब में, ठीक है। ये क्वेश्चन जब सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन लगते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लगा दिए जिस सब में। अब अगला है वह ये कैसा सेब है, मतलब हाउ इज़ दिस एप्पल, हाउ मैं कहूँगा
हाउ दिस इज एप्पल ये नहीं, हाउ इज दिस एप्पल, सवाल पूछ रहे हैं ना, वह कैसा, ये कैसा सेब है। अगर होता वह तो हम लिखते हाउ इज दैट एप्पल, मगर यहाँ पर यह पूछा यानी दिस एप्पल। वह किसकी पुस्तक है, यानी वो किसकी पुस्तक है, यानी हुज, हुज मतलब किसकी, यहाँ पर लिखा है कौन, ठीक है, किसका मतलब हुज, वह किसकी पुस्तक है, हुज बुक इज़ दैट। दैट क्यों किया, क्योंकि मैंने वहाँ पर वह की बात की है, इसकी यह की बात की होती तो होता दिस, हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है। अब ये कह रहे हैं वह किसकी बुक है, यानी हुज बुक इज़ दैट। 6 है हमारा यह क्या है, यानी व्हाट इज़ दिस, क्या ये अच्छा संतरा है, तो मैं कहूँगा इज़ दिस गुड ऑरेंज, क्या ये अच्छा संतरा है। ये कौन है, हु इज़ दिस, ये वह किसका बच्चा है, यानी हुज बॉय, सॉरी यहाँ पर हमारा होगा हुज बेबी, यहाँ पर बॉय नहीं हुज बेबी, क्या होगा यहाँ पर हुज बेबी इज़ दिस, बेबी तो कहते हैं बच्चों को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हुज बेबी, PABY, हुज बेबी इज़ दैट, वो किसका बच्चा है। क्या ये एक जानवर है, इज़ दिस आ एनिमल। तो ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए। बी है हमारी ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसे हमें हिंदी में लिखना है बच्चों, ये इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इज़ दिस आ पैरट, ये एक तोता है, तो हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, हमें लिखना है क्या ये एक तोता है। तो यहाँ पर इज़ कहा है, यानी इज़ मतलब सवाल, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे क्या ये एक तोता है। अब ये कहेंगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ऐसे तो कहते हैं हम ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। फिर हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है, ये किसका कलम है, यानी पेन को कहते हैं कलम, तो यहाँ पर हमने लिखा ये किसका कलम है। हाउ इज़ दैट शर्ट, वो शर्ट कैसी है, वो कमीज़ कैसी है, वो कैसी कमीज़ है, तो हम कहते हैं ना वो कैसी कमीज़ है। शर्ट कहते हैं हमारी जो कमीज़, हम जो शर्ट पहनते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वो, यानी वह कैसी कमीज़, कमीज़ है, यहाँ पर है और आएगा है। हु इज़ दिस, ये कौन है। इज़ दैट एन इंक पॉट, क्या वह एक दवात है। इज़ दिस नॉट अ लोटस, क्या ये कमल नहीं है। विच सिटी इज़ दिस, कौन सा शहर है ये कौन सा शहर है, हम कहते हैं ना ये कौन सा शहर है, तो विच सिटी इज़ दिस। इज़ दैट अ हाउस, क्या वह घर है। हाउ इज़ दिस फ्रूट, ये कैसा फल है। तो ये देखो बच्चों, हमने सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं, और हमारे देखो चैप्टर हमने कौन सा कर लिया है, चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो गया है पेज नंबर 32 पर। तो अभी हमने बताया था आपको, कहाँ से हमने शुरू किया था, पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट किया था हमने पार्ट नंबर 5। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा पार्ट नंबर 5, आप भी यहाँ पर पार्ट नंबर 5 मेंशन कर दिए, लिख दिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 पर पहले पार्ट नंबर 5 लिख लिए, फिर उसके बाद सारी एक्सरसाइज करने के बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 15 पर, यहाँ पर भी पार्ट नंबर 5 लिखिए, और यहाँ पर भी डेट लिखनी है जिस दिन पार्ट नंबर 5 अपलोड हो उस दिन की। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर, सॉरी चैप्टर नंबर 16 पर, पेज नंबर 29 पर, यहाँ पर भी पार्ट नंबर 5 लिख लिए। उसके बाद जब ये हमने लास्ट में चैप्टर कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर अगले पेज पर पेज नंबर 32 ओपन करिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ हमारा ये PA सेकंड का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी लोग लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड, यहाँ पर हमारा PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, दोबारा से मैं आपको कंटेंट समझा देता हूँ उसका। तो कंटेंट में देखिए बच्चों, कंटेंट में देखिए, यहाँ पर हमने बताया था आपके PA2 में 3 चैप्टर आ रहे हैं, एक चैप्टर नंबर 14, 15 और 16, चैप्टर नंबर 14, 15, 16। यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 14 ये वाला, एक चैप्टर नंबर 15 ये वाला, और चैप्टर नंबर 16 ये वाला। ये तीनों चैप्टर आपके किस में आ रहे हैं, पार्ट नंबर 5 में हमने पढ़ाया है, और ये तीनों चैप्टर आपका PA2 का है। PA2 में आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ये आप अपने बुक में कर लीजिएगा, उसे तैयार कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।